आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 28 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल ने हमास को कौन सी शर्तें ना मानने पर दी वापस जंग शुरू करने की धमकी। हमास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से आखिर क्यों की इसराइल पर प्रेशर डालने की अपील। क्या हसन नसरल्लाह के जनाजे पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इसराइल को उकसाया था। आखिर ईरान की आईआरजीसी ने अब समुद्री सरहदों को मजबूत करने के लिए उठाया है कौन सा मजबूत कदम। और चाइना ने अमेरिका के खिलाफ खाई है क्या कसम। जेलेंस्की पहुंचे यूएस तो क्यों बदल गए ट्रंप के सुर। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन आज सवालों के साथ, और जवाब आपको हर खबर में मिल जाएगा। इसराइल ने एक बार फिर से गजा में जंग शुरू करने की धमकी देकर प्रेशर डालने की चाल चली है ताकि अपनी शर्तों पर सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए। ये बड़ी खबर है, इसलिए पहली खबर है। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट की 28 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ये चाहता है कि सीज फायर के पहले फेज की मुद्दत 6 हफ्ते बढ़ा दी जाए। पहला फेज तो इसी हफ्ते खत्म हो रहा है, 6 हफ्ते बढ़ा दी जाए वरना जंग दोबारा शुरू होगी। मतलब 6 हफ्ते बढ़ा दी जाए वरना जंग वापस शुरू हो जाएगी। यानी मेरी मानो, मेरी शर्त मानो तो ठीक, वरना फिर से हमले झेलने के लिए तैयार रहो। हमास इस मंसूबे से मुत्तफिक नहीं और मुआहदे के दूसरे मरहले पर, दूसरे फेज पर अमल चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि अब दूसरा फेज शुरू किया जाए जिसमें गजा से आईडीएफ को पूरी तरीके से बाहर निकलना शामिल है। ये दूसरे फेज की शर्त है। इजिप्ट के, मिस्र के 2 सिक्योरिटी सोर्सेज ने जुमे को यह बताया कि इस्राएली डेलीगेशन जो इजिप्ट की दारुल हुकूमत कायरो में मौजूद है, वो कोशिश ये कर रहा है कि गजा के सीज फायर और होस्टेज डील का पहला मरहला 42 दिन और बढ़ाया जाए। 42 दिन का था, वो चाह रहा है कि और 42 दिन बढ़ाया जाए। यानी फर्स्ट फेज में हम वहीं रहेंगे, होस्टेज लेते रहेंगे, तुम्हारे कैदी देते रहेंगे, और उसके बाद कौन जाने सेकंड फेज की नौबत ही ना आए, फिर से जंग शुरू हो जाए। हमास ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया और पहले से तय मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले पर अमल करने पर जोर दिया। हमास का कहना है कि मुआहदे के पहले मरहले के खत्म होने के साथ हमास अपनी पूरी कमिटमेंट का इजहार करता है कि वो इसके तमाम मराहिल और तफसीलात पर अमल करेगा। हमास ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और बिना किसी देर या बहाने के दूसरे मरहले पर, दूसरे फेज पर फौरन अमल करे। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है। इसराइल 42 दिन की तौसी यानी कि एक्सटेंशन चाहता है ताकि सीज फायर का पहला फेज रमजान तक बरकरार रहे, वो अपने होस्टेजेस भी लेता रहे और आईडीएफ को भी गजा से बाहर ना निकलना पड़े। अगर एक्सटेंशन होता है तो इसके बदले में 4 मेल होस्टेजेस यानी 4 मर्द होस्टेजेस और चंद जख्मी अफराद को रिहा किया जाएगा। अगर इसराइल का प्लान न माना गया तो जंग दोबारा शुरू होने का खतरा है। बढ़ते हैं आगे। हमास ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसराइल पर दबाव डालने की अपील की है। ये दूसरी खबर है लेकिन जुड़ी हुई है। हमास ने जुमे को मीडिएटर्स और आलमी बिरादरी से अपील की कि वो इसराइल पर दबाव डालें, प्रेशर डालें कि वो बिना किसी देर के सीज फायर के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाए, यानी फेज 2 की बातचीत शुरू करे। फेज 2 का मकसद क्या है? जंग का परमानेंट खात्मा, एंड ऑफ द वॉर, ये फेज 2 का मकसद है। अभी सीज फायर है लेकिन परमानेंट खात्मा, एंड ऑफ द वॉर फेज 2 में होगा और जिंदा होस्टेजेस की रिहाई का निजाम तय करना भी सेकंड फेज का एक मकसद है। गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल विड्रॉल यानी कि वापसी होना सेकंड फेज का मकसद है। सभी जिंदा होस्टेजेस की वापसी होगी। मारे गए होस्टेजेस की लाशों की वापसी फेज 3 में अंजाम दी जाएगी। जब इजराइल मुकम्मल तौर पर अपनी फौज लेकर निकल जाएगा, फेज 2 की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी, तब बचे हुए होस्टेजेस की बॉडी फेज 3 में मिल जाएगी इसराइल को। इसराइल का रुख क्या है? इसराइल के मुताबिक अभी 59 होस्टेजेस बाकी हैं हमास के कब्जे में, जिनमें से 24 जिंदा हैं। 59 में से 24 जिंदा हैं, बाकी नहीं। इसराइली ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो गजा स्ट्रिप के एक अहम इलाके यानी कि एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जो कि सीज फायर की शर्तों के खिलाफ है। यही सारा मसला है। ये इनकार हमास और मिस्र के दरमियान चलने वाली नाजुक मुज़ाकरात को मुश्किल बना सकता है, क्योंकि उस कॉरिडोर का नाम फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो गजा और मिस्र की सरहद पर मौजूद है।
बीच में एक पतली सी पट्टी गलियारा। अब देखते ये हैं और देखना हमें ये है, और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, रोज कह रहे हैं हम ये, कि इसराइल का प्रेशर काम आता है या हमास की इंटरनेशनल कम्युनिटी से की गई अपील। आखिरकार कौन झुकता है, या जंग वाकई वापस शुरू हो जाएगी। अब एक चौंकाने वाली खबर, और ये लेबनान से है, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को सैयद नसरल्लाह के जनाजे पर हमला करने के लिए उकसाया था। ये रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, अखबार छाप रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। एक नए इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब हसन नसरल्लाह के जनाजे को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था बेरूत में, तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स ने इसराइल को जनाजे में आए हसन नसरल्लाह के जनाजे में आए हिजबुल्लाह के रहनुमाओं पर हमला करने के लिए हिमायत दी थी। अमेरिकन इसराइल को फाइटर जेट्स भी निकले थे, आपको याद होगा इसराइल के। अल मायदीन ने इस रिपोर्ट को इसराइली मीडिया के हवाले से दर्ज करते हुए लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने इसराइल को पैगाम दिया कि वॉशिंगटन हिजबुल्लाह के अफसरान पर, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स पर जनाजे के दौरान हमला करने को सिर्फ मंजूर ही नहीं करेगा बल्कि इसे खुशी से कबूल भी करेगा। कौन? अमेरिका। ये पैगाम सैयद हसन नसरल्लाह और सैयद हाशिम सैफुद्दीन के जनाजे से एक रात पहले भेजा गया था। इसराइली मीडिया चैनल 14 के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये पैगाम सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था या नहीं, मगर ये एक सीनियर और मशहूर शख्सियत की तरफ से आया था जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। नतीजे क्या रहेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊं, लेकिन बीच में कुछ टोकेंगे, वो कहेंगे जनाजा दफनाना, ये ना। भैया ये कोई रिलीजियस चैनल नहीं है और मैं कोई मौलाना नहीं हूं। न्यूज़ की एक भाषा होती है, मैं उसे इस्तेमाल करता हूं। बाकी आप इज्जत माप, शहीद, जनाजे की जगह आप तदफीन, मैं कॉमन लफ्ज़ यूज़ करता हूं जो हर कोई समझ सके। खैर, नतीजे क्या होंगे? ये रिपोर्ट अमरीकी इसराइली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के खुफिया मंसूबे को एक्सपोज करती है। अगर ये सही है, अगर इसराइल ने इस तजवीज़ पर अमल किया होता तो एक अजीम जंग शुरू हो सकती थी। हिजबुल्लाह और उसके हामी मुल्कों के लिए ये एक संगीन साजिश थी या हो सकती थी जो ट्रंप की हुकूमत की खुफिया स्ट्रेटजी को बेनकाब करती है। अगर ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि अखबारों में है, क्योंकि अभी हुकूमत ने इसे कबूला नहीं है कि ऐसा हुआ था, ये ऑफिशियल्स के हवाले से खबर छापी गई है, छपी है तो सामने लाए हैं। ये बात भी सामने आती है कि इसराइल को अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल थी, मगर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आखिरकार इसराइल ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, हमला किया क्यों नहीं। बात वेस्ट बैंक की कर लेते हैं। इसराइली आर्मी ने जुमे को नाब्लस के एक और इलाके को रेड किया जो वेस्ट बैंक के नॉर्दर्न हिस्से में आता है। ये रेड रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने से पहले की गई है। इस दौरान मुसलमान अपने पहले रोज़े के लिए तैयारियां कर रहे थे, ख़रीदारी कर रहे थे, तभी इसराइल की फ़ौज वहां पर रेड कर रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक इसराइली ट्रूप्स ने पॉपुलर हाउसिंग नेबरहुड में घुसकर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को घेर लिया और फिर अपनी रीइंफोर्समेंट्स वहां भेजी। ये ऑफेंसिव पिछले महीने से नॉर्दर्न वेस्ट बैंक में चल रहा है। इसमें अब तक 64 से ज़्यादा फैटेलिटीज़ हो चुकी हैं और हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये एस्केलेशन रमज़ान के महीने के दौरान और भी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ाने का सबब बन सकती है। अब IRGC की बात करते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की नेवल फोर्सेस ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक बढ़ा लिया है। ये दावा ईरान की IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने किया है। एक नए होम ग्रोन मिलिट्री वेसल जो रईस अल दिलवारी के नाम से जाना जाता है, एक नए होम ग्रोन मिलिट्री वेसल जो कि रईस अली दिलवारी के नाम से जाना जाता है, IRGC की नेवल फ्लीट में शामिल किया गया है। इससे IRGC की नेवी की ताकत में इजाफा हुआ है। बंदर अब्बास इलाके में हुई एक सेरेमनी में अपने खिताब में मेजर जनरल हुसैन सलामी ने IRGC की नेवल फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि IRGC की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को समंदर में बढ़ाने के लिए जो प्लान्स थे अब उनका अमल हो गया है। जनरल ने कहा कि IRGC की फोर्सेस ने समंदर में खतरों का सामना करने के लिए अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। एक दो खबरें यहाँ से हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जैसे ही बनी उन्होंने कुछ नए सैंक्शंस भी लगाए कुछ कंट्रीज़ पर। हाँ, चाइना, कनाडा और ब्राज़ील, मैक्सिको जैसी कंट्रीज़ पर उन्होंने टैरिफ्स लगाए कि आपका इंपोर्ट जो होता है सामान हमारे यहाँ, हम उस पर टैरिफ बढ़ाएंगे। मैक्सिको और कनाडा के लिए उन्होंने 25% रखा जो इस मंगल से इम्पोज होने जा रहा है। बीच में हालांकि उन्होंने होल्ड कर दिया था। चाइना पे 10% रखा। अब चाइना ने कसम खाई है कि हम पूरा और सही
اور اس بھاشا میں جواب دیں گے جو امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ میں آئے۔ انہوں نے کہا ہم پوری طریقے سے تول مول کر صحیح اور معقول جواب دیں گے۔ چائنا آن فرائیڈے ووٹ قسم کھائی، مطلب کہا پرتجھا لیتے ہیں۔ All necessary countermeasures after US President Donald Trump said he would impose an additional 10% tariff on Chinese import. ٹرمپ کے چائنیز امپورٹ پر 10% ایکسٹرا ٹیرف لگانے کے فیصلے کے بعد اب چائنا نے کہا ہے کہ ہم تمام ضروری قدم اور معقول قدم اٹھائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا اٹھائیں گے۔ خیر، یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی امریکہ پہنچے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنے، اور وہاں پر ان دونوں کے بیچ ایک زبردست ڈیل ہوگی، اور وہ ڈیل جو بھی ہوگی وہ یوکرین کی زمینوں کا ایک طریقے سے سودا ہوگا، جس میں بہت رچ زمینیں ہیں وہاں کی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو زمین ایک طریقے سے نا مائکا، سٹیل، آئرن، گولڈ جو بھی اگلتی ہے، اس سب میں اب یوکرین میں امریکہ کا شیئر ہوگا ایک طریقے سے۔ اس کی ڈیل ہونے گئی ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا ہم تمہیں یار، ڈونلڈ ٹرمپ بولے ہم تمہیں پیسہ دیتے رہے، ڈالر دیتے رہے، تم موج کاٹتے رہے، جنگ تم جیت نہیں پا رہے ہو، چلو واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مدد تھی، وہ تو ادھار تھوڑی تھا۔ بولے چھپو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح، نہ کھاتا نہ بھائی۔ تو بھیا پہنچ گئے، اب جو ہے وہ ڈیل کریں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اب وہ اپنے ڈکٹیٹر انہوں نے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو، اس ریمارک سے پیچھے ہٹ گئے۔ بولے جب ابھی کیئر سٹارمر کل پرسوں گئے تھے US، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے، تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے دوران رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کیئر سٹارمر یوکرین کی مضبوطی سے بات اٹھا رہے ہیں، کیا آپ زیلنسکی کو ڈکٹیٹر مانتے ہیں؟ بولے میں نے ڈکٹیٹر کہا زیلنسکی کو؟ کب؟ میں تو حیران ہوں کہ میں ایسا کیسے بول سکتا ہوں، وہ تو بہت پیارا انسان ہے، وہ میرا دوست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حال ہے، کبھی کچھ بول دے اور کبھی کچھ بول دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں سب کچھ ایک بولنے کہتے ہیں، ہم لوگ کرکٹ میں بچپن میں دیکھتے ہیں انسرٹین باؤنس، وہ ہے مطلب اچھال، مطلب سوچ کے پرے ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔